हेलो, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल डायमंड एकेडमी। जैसा कि हम हिस्ट्री के पेपर की तैयारी कर रहे थे, लेकिन कुछ इश्यूज़ की वजह से मैं आगे कंटिन्यू नहीं बता पाई आपको चैप्टर्स, तो लेकिन वो इशू अब सॉल्व हो चुका है। तो अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ राष्ट्रीय आंदोलन, जो कि बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है आपके लिए। लॉन्ग क्वेश्चंस इस चैप्टर से बहुत पूछे जाते हैं और बच्चे कॉन्सेप्ट तो क्लियर कर लेते हैं, लेकिन जो डेट्स होती हैं वो आपको बहुत डिफ़िकल्ट पड़ती है। लोगों को यही नहीं पता होता, चैप्टर पढ़ लेते हैं कि आंदोलन किस दिन हुआ था, ये आंदोलन किस दिन हुआ था। बस बच्चों को पता है कि नमक कानून है, पर नमक कानून कब बना ये नहीं पता। बच्चों को पता है भारत छोड़ो आंदोलन क्या था, भारत छोड़ो आंदोलन किस किस ने भाग लिया, लेकिन यही नहीं पता हुआ कब था। तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि ये कुछ आंदोलन ऐसे हैं जिनकी जो डेट्स है वो मैंडेटरी है पता होना। तो डेट्स वाई मैं आप सबके लिए ये पूरा सेशन लेके आई हूँ। आई होप सो आप लोगों को ये सेशन पसंद आएगा, समझ आ जाएगा। अगर आपको समझ आ जाए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है। और कमेंट में बताइएगा भी कि कुछ कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो वो मैं सॉल्व करूँगी, ठीक है। एंड ये राष्ट्रीय आंदोलन है, इनकी डेट्स वगैरह मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, तो आप एक बार अभी पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या आप किसी नोटबुक में इसको पूरा लिख लीजिएगा, जो आपके लिए पेपर जाने से एक दिन पहले हेल्पफुल रहेगा पढ़ने के लिए, ठीक है। अगर अब मैं वन बाय वन जितने भी सारे आंदोलन लिखे हैं वो एक एक करके सारे आंदोलन आपको एक्सप्लेन करती हूँ। और मोटिवेशन बना के रखिए, क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम चल रहा है। अगर आपका मोटिवेशन कहीं पे भी डाउन होता है तो आपको बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। जैसे ही सारे पेपर हो चुके हैं, ये हिस्ट्री का पेपर भी हो जाएगा। अच्छा, वेल एंड गुड, मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट सारे बच्चों को। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह जैसा कि हमारा 1917 में चलाया गया था, ठीक है। ये चंपारण सत्याग्रह क्यों हुआ था? चंपारण सत्याग्रह बिहार में हुआ था, नील की खेती के लिए हुआ था। नील की खेती का क्या था? जो किसानों पे दबदबा बना रहे थे अंग्रेज लोग प्रेशराइज कर रहे थे कि सबसे ज़्यादा वो नील की खेती करें। अब किसानों ने नील की खेती ना करने की क्यों ठानी? क्या प्रॉब्लम थी नील की खेती करने में? किसानों को नील की खेती से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये थी कि नील की खेती में ना सबसे ज़्यादा मेहनत और पैसा लगता था। अब भाई मेहनत भी लग रहा है, पैसा भी लग रहा है साथ में, चलो अगर हम मेहनत कर लेंगे, हर कोई मेहनत करने से नहीं डरता, मेहनत कर लेंगे, पैसा भी इन्वेस्टमेंट कर देता है इंसान अगर, लेकिन उसका रिजल्ट भी तो अच्छा मिलना चाहिए। पर किसानों को उसका रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता था। नील की खेती में इन्वेस्टमेंट तो अच्छी होती, मतलब इन्वेस्टमेंट तो ज़्यादा लगानी पड़ती थी, मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ती थी, लेकिन उसका जो रिजल्ट होता था, यानी उसका रिजल्ट बहुत कम मिलता था, क्योंकि वो अंग्रेज़ों का प्रॉफिट होता था उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा। तो नील की खेती का वो विरोध करते थे किसान वगैरह, तो उसके प्रोटेस्ट में, उसके अगेंस्ट में गांधी जी ने ये सत्याग्रह आंदोलन चलाया था, चंपारण सत्याग्रह। सत्याग्रह होता क्या है, पहले इस बात को समझो। सत्याग्रह सत्य का आग्रह करना, सत्य का आग्रह, सत्य और अहिंसा के बल पे, ना तो उसमें वायलेंस होगी और ना ही उसमें हम झूठ बोलेंगे, दोनों चीज़ों को साथ रखेंगे। पहली बात तो गांधी जी दो चीज़ों का प्रिंसिपल मानते थे। गांधी जी का मानना था सत्य और अहिंसा के बलबूते पे हम किसी भी इंसान से जीत सकते हैं। ना तो हमें हिंसा फैलानी है, शांति के बल पे बात करनी है, और दूसरा हमें सत्य बोलना है। तो उन्होंने जितने भी प्रोटेस्ट चलाए, अपने जितने भी आंदोलन चलाए, वो सत्य और अहिंसा के बल पे चलाए, ठीक है। सत्याग्रह का मतलब समझ आ गया सभी बच्चों को? सत्याग्रह सत्य का आग्रह करने के लिए, सत्य का आग्रह, ठीक है। अब सत्याग्रह चलाए उन्होंने। सबसे पहले तो गांधी जी आए कब थे? गांधी जी यहाँ पर नहीं थे, इंडिया में नहीं थे। ये पहले गांधी जी ने प्रोटेस्ट जो करा इंडिया में आने के बाद शुरू करा है। उससे पहले उन्होंने साउथ अफ्रीका में अपना प्रोटेस्ट चलाया था काले लोगों के लिए, मतलब वहाँ पे काला गोरा छुआछूत वगैरह बहुत ज़्यादा चलती थी, तो वहाँ पर उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन चलाया। इंडिया में आए हैं वो 1915 में। 1915 में वो साउथ अफ्रीका से लौटे हैं, फिर वहाँ पर आके फिर उन्होंने चंपारण सत्याग्रह जो करा, जो हमारे नील की खेती के लिए करा, वो 1917 में किया था। फिर अहमदाबाद और खेड़ा यानी गुजरात के अंदर करा 1918 के अंदर। इसके अंदर क्या था? मिल मालिकों के लिए था। क्या हुआ था यहाँ पर? ये जो वर्कर्स थे, वर्कर्स को पूरा वेतन नहीं मिल रहा था, उनकी सैलरी बढ़ाने के लिए था, तो उसके प्रोटेस्ट में किया हुआ था ये। तो ये 1918 में चला था।
अब सबसे मेन जो हमारा, हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं भाई, रोलेट एक्ट ये तो हर किसी को ही पता होगा, लेकिन मेरा काम है यहाँ पे वन बाय वन सबको बताना, चाहे आपको पता हो चाहे ना पता हो। तो मैं रोलेट एक्ट को भी एक बार बताऊंगी। रोलेट एक्ट क्या था, रोलेट एक्ट किसने बनाया था। रोलेट एक्ट ये एक कानून था जो कि सरकार के द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाया गया था। सर जॉन सिडनी ने बनाया था ये, सर जॉन सिडनी के नाम पर ही ये रोलेट एक्ट बना था, तभी तो कह रहे हैं रोलेट एक्ट, सर जॉन सिडनी, ठीक है। रोलेट एक्ट बनाया गया 1919 में। अब इस कानून के अंदर था क्या, क्यों एग्रेशन में आ गई जनता इस कानून की वजह से। ये कानून ऐसा कानून था, इस लॉ के तहत, इस कानून के तहत क्या था कि अगर कोई सरकार के खिलाफ, यानी कोई विरोधी गतिविधियों में पाया जाता है, कोई विद्रोह करेगा, कोई ब्रिटिशर्स के खिलाफ खड़ा हो जाएगा, तो वो क्या करेगी, जनता उसके साथ क्या करेगी, मतलब जनता के साथ सरकार ये करेगी कि उसे बिना सबूत के, बिना प्रूफ के, शक के आधार पे ही ना कारावास में डाल दिया जाएगा। भाई ये कैसा कानून है, जनता को तो एग्रेशन में आना नहीं था। अगर मैं, मतलब आज ऐसा कानून बन जाए कि अगर मैं बोलूं आपसे कि ऐसा कानून बन जाए कि शक के आधार पे सरकार, पुलिस आपको जेल में डाल रही है, तो ये कहाँ की, मतलब ये तो अन्याय हो गया ना जनता के साथ बहुत ज़्यादा। तो जनता को भी ऐसा ही फील हुआ उस टाइम पर कि शक के आधार पर कौन डालेगा। अब आज के टाइम में तो प्रूफ मांगती है ना सब कुछ, तो जनता को उस समय में प्रूफ भी नहीं दिया जा रहा था। बस ये बोला था कि जो भी विद्रोह करेगा ब्रिटिशर्स के खिलाफ, जो भी कॉन्फ्लिक्ट करेगा उनके खिलाफ, खड़ा हो जाएगा, स्टैंड करेगा, तो शक के आधार पर उसको क्या कर दिया जाएगा, कारावास में डाल दिया जाएगा। ये था रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट के खिलाफ भी सत्याग्रह आंदोलन चल रहे थे, ठीक है। लेकिन एक उसी बीच में एक हत्याकांड हो जाता है, जो हत्याकांड है जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड भी बहुत फैमिलियर है आपके लिए, ये भी छोटी क्लासेस से ही पढ़ाया जाता है। ये कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 में ही हुआ था। 1919 में रोलेट एक्ट चला है, जब ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था। इसके अंदर क्या था, कुछ लोग क्या हुए थे, बैसाखी का मेला लगता है 13 से 14 अप्रैल पंजाब के अंदर, तो कुछ लोगों को ये बात पता ही नहीं थी कि मार्शल लॉ लागू हो चुका है। मार्शल लॉ क्या होता है, मार्शल लॉ के अंदर ना कर्फ्यू टाइप लगा दिया जाता है, जिसमें ये बोला जाता है कि मतलब अगर कोई भी भीड़ इकट्ठी नहीं करेगा, एकजुट होके नहीं रहेगा, ठीक है, ब्रिटिशर्स के खिलाफ कोई आंदोलन नहीं करेगा, तो ये लॉ था। ये लॉ लागू हो गया है, लोगों को पता ही नहीं था। लोग बैसाखी के मेले के लिए एकजुट हो गए। जलियांवाला बाग में बहुत भारी भीड़ एकजुट हो रखी थी। जनरल डायर ने मार्शल लॉ लागू कर रखा था। जनरल डायर ने क्या किया, जब वहाँ पर देखा कि भारी भीड़ जमा हो रखी है, तो उसने सारी तरफ से गेट्स को लॉक करवा दिया। गेट्स को लॉक करके फिर उसने अंधाधुंध गोलीबारी चला दी। इसमें बहुत सारे मासूम बच्चे, आदमी, औरत, निहत्थे, बहुत सारे लोग मारे गए। कुछ लोग तो अपने बचने के लिए कुएं तक में भी कूद गए, लेकिन उन मासूमों को क्या, उन्हें तो मतलब अपने बचने के लिए कूद रहे थे और कुएं में भी तो उनकी जान ही जानी थी। तो आज भी अगर आप जाएंगे पंजाब में घूमने के लिए, जलियांवाला बाग है एक, वहाँ पर अभी भी मतलब पूरा बाकायदा आपको पूरा प्रोसेस दिख जाएगा। वहाँ पे गोलियों के निशान आज भी चौक से ना अंडरलाइन कर रखे हैं। मैं भी गई हूँ, आप भी देखने जाना, बहुत अच्छी जगह है पंजाब, गोल्डन टेम्पल मस्त है, ठीक है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड में फिर ये हुआ था। फिर रीज़न भी पूछा गया जनरल डायर से कि उसने ऐसा क्यों किया, क्यों मासूम लोगों की उसने जान ले ली। तो वो मासूम लोगों की जान लेने का उसका रीज़न उसने ये बताया कि भाई मैं तो आतंक पैदा करना चाहता था। अब बताओ ये कहाँ की समझदारी है भाई, आतंक पैदा करने के लिए तुमने तो लाशें बिछा दी। काफ़ी सैकड़ों लोग मारे गए थे इसमें, सैकड़ों लोग मारे गए। अब लोग गुस्सा तो होंगे ना भाई, बिना फालतू की जनता पे गोलीबारी कर दी तुमने, तो प्रोटेस्ट तो होगा ही। फिर उसके अगेंस्ट में जनता भी नहीं मानी, असहयोग आंदोलन चला दिया भाई। मतलब एक एक आंदोलन एक ऐसा आंदोलन है, एक दूसरे से जुड़ता हुआ आंदोलन है। मतलब रोलेट एक्ट चलाया, रोलेट एक्ट के बाद ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, उसके बाद उसके खिलाफ हो गया असहयोग आंदोलन। अब असहयोग नाम से ही पता चल रहा है, सहयोग ना देना। किसका सहयोग ना देना, ब्रिटिशर्स का सहयोग ना देना। ब्रिटिशर्स हमारी ज़मीन पर आए, उन्होंने हमारे साथ जो कुछ भी किया, क्यों किया था, क्योंकि गांधी जी का कहना था कि हमने उनको सपोर्ट किया था, हमने उन्हें व्यापार के लिए यहाँ प्रोत्साहित करा था, हम मसाले दे रहे थे, हम उन्हें चीज़ें दे रहे थे। अगर हम यही सब चीज़ें बंद कर देंगे, हम उनका सहयोग देना ही बंद कर देंगे, तो ये साल 2 साल में यूं भाग जाएंगे हमारे यहाँ से।
तो अब ये स्ट्रैटेजी अपना के देखनी थी हम लोगों को, क्योंकि हमने सारी स्ट्रैटेजी अपनानी थी किनको भगाने के लिए, अंग्रेज़ों को भगाने के लिए, क्योंकि गुलामी से भी हर कोई परेशान हो जाएगा कि तो आप लोग हैं, हम लोग हैं, कुछ दिन गुलामी कर सकते हैं, कुछ साल गुलामी कर सकते हैं, ज़िंदगी भर तो गुलामी नहीं कर सकते ना। तो ऐसा ही था जनता के साथ। तो असहयोग आंदोलन, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट कहते हैं इसे इंग्लिश में, जिसमें कि हम ब्रिटिशर्स का साथ नहीं देंगे। इसमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। विदेशी वस्तुएं जैसे कि उनके कपड़े, उनके मेडल्स, उनकी पदवियां, उनकी सीट्स, जो भी उनका कुछ भी है ब्रिटिशर्स का लौटाने की बात की गई थी। जब भी ऐसा कोई प्रोटेस्ट होता है तो सरकार की पदवियां पहले लौटाई जाती हैं, ठीक है। आपातकाल का टाइम पे भी मतलब ऐसा हुआ था, आपातकाल के टाइम पर भी मतलब प्रोटेस्ट वगैरह हुए थे, तब भी मतलब पदवियां ही लौटाई गई सरकार को, प्रोटेस्ट दिखाने के लिए, अपना विद्रोह दिखाने के लिए कि हमें आपकी कोई भी चीज़ नहीं चाहिए, ले लो भैया ले लो। तो उस टाइम पर भी हुआ था आपातकाल के टाइम पे। तो इस टाइम पर भी ये सब हुआ था कि सरकार के मेडल्स, यहाँ तक कि सरकारी कर्मचारी जो थे वो अपनी सीट से बैठ गए, भाई हम जॉब नहीं करेंगे। विश्वविद्यालयों के टीचर्स अपनी जगह पे बैठ गए, रेल हड़तालों में कर्मचारी अपनी जगह पे बैठ गए कि हम भाई काम नहीं करेंगे। छात्र तक भी आंदोलन कर रहे थे, सब लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, असहयोग आंदोलन को बढ़ावा दे रहे थे, बढ़ चढ़कर सबने हिस्सा लिया था असहयोग आंदोलन को। अपनी चरम सीमा पे पहुंच गया था असहयोग आंदोलन, और उस समय अपनी देश की बनी हुई चीज़ों को ही मतलब बोला जा रहा था कि उसको ही यूज़ करो, चरखे का यूज़ करो, ठीक है, आत्मनिर्भर बनो। गांधी जी ये बोल रहे थे कि देशी वस्तुओं का यूज़ करो, यानी अपने खुद के खादी के कपड़े पहनो। मतलब अंग्रेज़ों का कुछ नहीं लेना है। अंग्रेज़ों के यहाँ तक कि आपने हमें ट्रॉफ़ी तक दे दी ना, वो ट्रॉफ़ी भी लात मार दो, ये कहने का मतलब था। तो असहयोग आंदोलन ये था। 1920 से 1922 2 साल चला था असहयोग आंदोलन। लेकिन अब क्या वजह थी, असहयोग आंदोलन के टाइम ना वो चरम सीमा पे पहुंच चुका था। उस टाइम पे हमें मिल जाती आज़ादी, लेकिन नहीं मिल पाई। क्या ऐसा हो गया कि हमें नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट पर ठप्पा लगाना पड़ा, क्यों बंद करना पड़ा? उसके रिफ्लेक्ट में हो गई चोरी चोरा घटना। क्या थी ये चोरी चोरा घटना? जो चोरा चोरी घटना जो थी, ये जो चोरी चोरा घटना थी, ये कैसी घटना थी? ये गोरखपुर के ज़िले में हुई थी। गोरखपुर का ज़िला यूपी में हुई ये घटना। इस घटना के अंदर क्या बोला गया था कि मतलब एक पुलिस स्टेशन था, पुलिस स्टेशन के अंदर क्या हुआ, बहुत सारे किसान जो है प्रोटेस्ट में लगे हुए थे, उन्हें बहुत ज़्यादा क्रोध आ रहा था ये अंग्रेज़ों की नीतियों से, एक के बाद एक नीति, एक के बाद एक नीति। तो उन लोगों ने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी, जिसकी वजह से 22 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी। 22 पुलिसकर्मियों की मौत हो जाने के कारण फरवरी 1922 को हुई थी ये घटना। ये इतनी क्रूर घटना थी। गांधी जी इससे दुखी हो गए थे। गांधी जी कौन सा मूवमेंट चलाने चाहते थे? अहिंसा का मूवमेंट चलाना चाहते थे, सत्याग्रह का मूवमेंट चलाना चाहते थे। बट उन्होंने देखा कि इसमें तो हिंसा फैल रही है, पुलिस स्टेशन में आग लगा दी गई है, बहुत सारे पुलिसकर्मी मारे गए हैं, तो इसमें हिंसा फैल रही है, लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो इसकी वजह से फिर गांधी जी ने ये असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। उसके बाद चरखे को लोकप्रिय बनाया गांधी जी ने, कि चरखे को लोकप्रिय बनाया। 1924 में एकता को स्थापित करा, हिंदू मुस्लिम की एकता को स्थापित करा। लोगों के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, क्योंकि हिंदू मुस्लिमों के बीच गांधी जी का मानना था कि अगर हमें आज़ादी चाहिए तो हमें दोनों कम्युनिटी को साथ मिलके काम करना है। एक कम्युनिटी के से उससे नहीं होगा, दोनों कम्युनिटी को साथ बराबर मिलके चलना है। तो दोनों कम्युनिटी को मिलाने का काम करा गया था 1924 में। उसके बाद आता है एक साइमन कमीशन। साइमन कमीशन कब आया था? 1928 में आया था साइमन कमीशन। 1928 का साइमन कमीशन जो है आपका, ये क्या था? ये कमीशन आपका सर जॉन कमीशन ये आपका बनाया गया था। इसमें क्या था? इसका लीडरशिप कर रहे थे सर जॉन, जो कि ये बोला गया था इस कमीशन में कि एक कमेटी बिठाई गई थी कि हमें ये देखना है कि इंडिया में जो भी ब्रिटिशर्स काम कर रहे हैं वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। ब्रिटिशर्स क्या सही से अपना जो उपनिवेशवादी नीतियां चला रहे हैं उसकी जांच पड़ताल करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कमेटी बिठाई गई थी, जिसे साइमन कमीशन बोला गया था। ठीक है, इस कमीशन को बिठाने के लिए दूर मतलब बाहर से
काफ़ी लोग आए, इस कमीशन को साइमन कमीशन बोला गया, 1928 में आया था, लेकिन ये कमीशन असफल हो गया। क्यों हो गया? जनता आ गई गुस्से में। भाई गुस्से में तो आना ही था। रीज़न क्या था गुस्से में आने का? रीज़न ये था कि जो साइमन कमीशन है ये 1928 में बिठाया गया था, लेकिन इस कमीशन को किस लिए बिठाया गया था? इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कि अंग्रेज सरकार जो है वो सही से कार्य कर रही है नहीं कर रही। अब भाई देखो किस काम के लिए भेजा गया था कि कमीशन को ये देखना था कि इन्वेस्टिगेशन करनी थी कि गवर्नमेंट सरकार सही से काम कर रही नहीं कर रही। अब भेजा किसको गया? जितने भी कमीशन में अधिकारी थे, जितने भी एम्प्लॉयज़ थे कार्य करने वाले, वो सारे ही अंग्रेज थे। तो जनता को आ गया गुस्सा, इंडिया वालों ने गुस्सा कर दिया कि ये कैसी नाइंसाफ़ी है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है अंग्रेज़ों की, इन्वेस्टिगेशन के जो पार्ट है वो भी अंग्रेज हैं। तो साइमन कमीशन को रद्द कर दिया गया था। काफ़ी ज़्यादा जनता गुस्से में आ गई थी, उन्होंने नारे भी लगाए थे, साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन वापस जाओ। ये कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद आती है 1929 की बात, पूर्ण स्वराज की मांग। पूर्ण स्वराज क्या था 1929 का? पूर्ण स्वराज नाम से पता चल रहा है कि लोग अब स्वतंत्रता को पूरी तरीके से लेना चाहते थे, अब उन्हें फ्रीडम चाहिए थी। पूर्ण स्वराज की मांग की जा रही थी, अपनी अपनी स्वराज यानी अपनी अपनी स्वतंत्रता की बात की जा रही थी। दांडी मार्च क्या है? दांडी मार्च आपका एक नमक कानून है, जिसको दांडी मार्च इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये स्टार्ट हुआ था आपके साबरमती आश्रम से। साबरमती जो गांधी जी का आश्रम था वहाँ से स्टार्ट होके ये दांडी तक ख़त्म हुआ था। दांडी गुजरात में एक समुद्र का तट है जहाँ पर नमक को उबाल मतलब पानी को उबाल के उसका नमक बनाया गया था। कैसे वो मैं बताती हूँ। नमक पे बहुत ज़्यादा टैक्स था, हाई टैक्स था। अब पहले तो गांधी जी ने क्या करा था ना, मांगे की थी, अंग्रेज़ों से मांग की थी कि भाई हमें जो है टैक्स पे से हमें मतलब ये नमक हमारी बेसिक नीड है, इस पे से टैक्स हटाओ, क्योंकि नमक बेसिक नीड है, रोटी में डलता है, सब्जी में डलता है, भाई बहुत ज़रूरी है, तो इसके लिए टैक्स तो हटाना पड़ेगा। लेकिन अंग्रेज़ों ने सबसे ज़्यादा जो टैक्स लगा रखा था वो नमक पे ही लगा रखा था। अब गांधी जी और गांधी के जो साथी थे उन्होंने सोचा कि हम खुद का नमक बनाएंगे, तो उन्होंने आश्रम से स्टार्ट करके साबरमती आश्रम से दांडी तक का सफ़र तय करा। ये जो सफ़र था ये आपका सफ़र पूरा का पूरा 240 किलोमीटर का था। ठीक है, 240 किलोमीटर का सफ़र था, 24 दिन का ये सफ़र था। डेली 10 किलोमीटर तक चलते थे। और उनके साथ उनके कितने अनुयायी थे? 72 अनुयायी थे। 72 साथियों के साथ ये गए थे इस दांडी मार्च में, इसलिए इसको दांडी मार्च, मार्च माने होता ना पैदल यात्रा, इसलिए यहाँ उस समय पे ना तो गाड़ी थी ना बाइक थी। आज के टाइम में तो कोई 240 किलोमीटर चलना इम्पॉसिबल है। मतलब डेली इतना कौन चलेगा, लेकिन भाई उस टाइम पे चल लिए। अब तो 1 किलोमीटर चलता है तब थक जाता है इंसान। तो दांडी मार्च इसलिए बोला गया, मार्च माने चलना, दांडी एक जगह का नाम है, समुद्र तट है, तो दांडी मार्च। इसको नमक कानून भी बोला जाता है क्योंकि इसके तहत ही नमक बनाया गया था। इसको सविनय अवज्ञा आंदोलन भी बोलते हैं क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन, उन्होंने ब्रिटिशर्स की बात को नहीं माना। अवज्ञा माने बात ना मानना, किसकी बात नहीं मानी? ब्रिटिशर्स की बात नहीं मानी। तो ये हमारा 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 24 दिन तक चलने वाला सफ़र था। ठीक है, फिर उसके बाद गांधी इरविन समझौता हुआ 1931 में। इस गांधी इरविन समझौते में क्या था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया जाए, यानी कि जो नमक उत्पादन हो रहा है कर रहे हैं वो करा जाए, मतलब उस पर रोक लगा रहे थे ना ये लोग। जो अंग्रेज़ थे वो कह रहे थे कि ऐसे तुम लोग मतलब समुद्र से नमक नहीं बना सकते हो, तो इसके लिए फिर प्रोटेस्ट किया गया था। तो गांधी इरविन समझौता हुआ था। गांधी के काफ़ी सारे जो अनुयायी थे उन्हें जेल में डाल दिया गया था, उनको वापस रिहाई के लिए बोला गया था 1931 में। तो इरविन अंग्रेज का नाम है, गांधी जी महात्मा गांधी, तो दोनों को नाम मिला के गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1931 में लंदन में। गोलमेज सम्मेलन सरकार की नीतियों, जो इतनी टिपिकल नीतियां बनी हुई है उसमें इन नीतियों पे बात की जा रही थी कि इन नीतियों को थोड़ा सही किया जाए, जो टैक्स लगाए जा रहे हैं उनको ख़त्म किया जाए। और बहुत सारी मांगे की गई थी सरकार से, लेकिन दूसरा गोलमेज सम्मेलन सफल नहीं हुआ। वापस लंदन से आ गए गांधी जी, फिर इंडिया में आके दोबारा उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया था, क्योंकि जो अंग्रेज़ थे वो कहाँ मानने वाले थे, प्यार से कहाँ मानता है इंसान। फिर मुस्लिम लीग चला था 1940 में। मुस्लिम लीग क्या थी? मुस्लिम लीग, ये तो आपने पॉल में भी पढ़ा है, मुस्लिम लीग से तो सब जानते हैं। मुस्लिम लीग क्या थी? ये
किसने चलाई थी? मोहम्मद जिन्ना ने चलाई थी। मोहम्मद अली जिन्ना ने ये बोला गया था कि हिंदू एक अलग कम्युनिटी है, मुसलमान एक अलग कम्युनिटी है, दोनों कम्युनिटी एक नहीं रह सकते हैं, दोनों की संस्कृति अलग अलग है। तो जैसे मतलब हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान है, ऐसे हम लोगों के लिए पाकिस्तान की मांग की, तो वही मुस्लिम लीग था तो 1940 में। और इसका विरोध भी करा था गांधी जी ने, और साथ में अब्दुल गफ्फार खान ने भी इसका विरोध करा था। अब्दुल गफ्फार खान को हम सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं, अपने पॉलिटिकल में पढ़ा था। तो ये 1940 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। उसके बाद ही फिर इनको अलग मतलब इन्होंने अपनी अलग कम्युनिटी बनाने की बात की थी। इसका विरोध गांधी जी ने इसलिए किया था, गांधी जी नहीं चाहते थे कि देश का बंटवारा हो जाए, ठीक है। फिर आया था भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन ये सबसे लास्ट आंदोलन है 1942 का। इसको एक क्वेश्चन भी इस तरीके से आ जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन एक जन आंदोलन है, टिप्पणी कीजिए। तो बिल्कुल सही बात है, क्या टिप्पणी कर सकते हो इसके ऊपर कि हाँ भारत छोड़ो आंदोलन एक जन आंदोलन है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इसमें बच्चे से लेकर बूढ़े ने, जवान ने, महिलाओं ने, पुरुषों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। इस आंदोलन को करने वाले बहुत सारे लोगों ने साथ में एकजुट होकर ब्रिटिशर्स का सामना करा था। ब्रिटिशर्स का सामना क्यों करा था? ब्रिटिशर्स को यहाँ से भगाने के लिए सामना करा था, तो ताकि जो हमारा ये देश है, हमारा देश आज़ाद हो जाए। फिर उसके बाद 1942 के बाद फिर 15 अगस्त 1947 को तो हमारा देश फाइनली आज़ादी हो जाता है। तो ये सारे आपके आंदोलन थे। अगर आपको अगर समझ नहीं आया तो आप दोबारा से वीडियो को आप चला के देख सकते हैं, दोबारा रिपीट में देख सकते हैं वीडियो को। वैसे तो मैंने बहुत स्लो समझाया है ताकि आपके माइंड में बैठ जाए, इतना ज़्यादा स्पीड में नहीं कराया है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक कॉन्सेप्ट हो रहा है इस चैप्टर में। 1905 से 1907 में कई सारे मतलब आए नेता वगैरह उभर कर सामने आए, जो लीडर जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्ले रोल करते हैं। तो उन्होंने जो रोल प्ले करा उनमें 3 महत्वपूर्ण नेता थे। 3 महत्वपूर्ण कौन थे? जिन्हें बोला गया था लाल बाल पाल। इससे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि लाल बाल पाल कौन थे। तो लाल बाल पाल कौन थे? लाल बोला जाता है लाला लाजपत राय को, जो कि पंजाब से थे। बाल कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे, जो कि महाराष्ट्र से थे। विपिन चंद्र पाल, जो कि बंगाल से थे। तो आई होप सो आपको ये सेशन समझ आया हो। अगर कोई दिक्कत हो रही है, कोई टॉपिक नहीं समझ आ रहा है, तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। अच्छा ठीक है, मैं अब आपको एक क्वेश्चन देना भी चाहूँगी कि एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में भी करना है और उसका आंसर मुझे कमेंट में बताना भी है। वो क्वेश्चन ये बताइए आप, मैंने आपको जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है, जलियांवाला बाग हत्याकांड में आपको पूरा समझाया। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड का आप मुझे आंसर बताएंगे। मैं ये टेस्ट चेक करना चाहती हूँ कि आपने कितनी अच्छे से सुना और कितने अच्छे से समझा। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड का आप कमेंट में आंसर बताइएगा। और जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ था, किसके उसमें हुआ था, मतलब क्या रीज़न था जलियांवाला बाग हत्याकांड होने का, तो ये आप मुझे बताएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप मुझे कमेंट में बताएंगे। मैं जानना चाहती हूँ कि आपकी जो चैप्टर समझाया जलियांवाला बाग हत्याकांड किस बेसिक्स पे हुआ था, वो भी मुझे आप बताएंगे। दोनों चीज़ें आप मुझे बताएंगे कमेंट में, तो ठीक है। अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों पे शेयर कीजिए, क्योंकि पेपर बहुत नज़दीक आ चुका है। अब बच्चों के पास टाइम नहीं है। तो अगर आपको एक ही वीडियो में सारे आंदोलन की जानकारी मिल रही है तो वेल एंड गुड है ना। आप पूरे चैप्टर में एक एक सर्कल लगा के ढूंढोगे एक ही बार में, जब सारे आंदोलन आपको मिल रहे हैं तो वो ज़्यादा वेल एंड गुड है। तो अपने साथ साथ औरों का भी फ़ायदा कीजिए, ठीक है, और मोटिवेशन को बरकरार रखिए। एंड सारे स्टूडेंट्स को फिर से ऑल द बेस्ट हिस्ट्री के एग्ज़ाम के लिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।